हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 29वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अभी तक इस स्टोरी में हम लोग कहाँ तक सुने हैं। मल्हार रुको, ऐसे मत जाओ, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। रागनी ने मल्हार को आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले तुम्हारा कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि रागनी उसे रोक रही थी, वह भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, वरना रागनी तो हमेशा उसके चले जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मल्हार के ने पीछे मुड़कर देखा तो रागनी एक खूबसूरत सी नीली साड़ी में तैयार हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि रागनी साड़ी में खूबसूरत लग रही थी, यहाँ वह साड़ी रागनी ने उसे पहनने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मल्हार का दिल तो एकदम से जोरों से धड़कने लगा था। अब आगे रागनी रागनी आज बिल्कुल एक शादीशुदा लड़की की तरह तैयार हुई थी। उसने मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाया था, होठों पे लाल लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र, खूबसूरत साड़ी और उसी के साथ मैचिंग खूबसूरत बाजू भरकर नीले नीले चूड़ियाँ पहनी थी। मल्हार की नजरें तो आज रागनी से ही नहीं हट रही थी। वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ, पहले खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। रागनी एक बार फिर मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। मल्हार की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसके कदम अपने आप ही रागनी की तरफ बढ़ने लगे। मल्हार रागनी के करीब आकर खड़ा हो गया और उसने रागनी को उसकी कमर से अपनी बाहों में ले लिया। रागनी की बात तो यह थी कि रागनी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हाथ शांति से मल्हार के सीने पर रख दिया। ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ मैं, रागनी ने एक मुस्कुराहट के साथ मल्हार की आंखों में देखते हुए पूछा। अच्छी तो बहुत छोटा शब्द है, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, मल्हार ने प्यार से रागनी की आंखों में देखते हुए कहा। रागनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आज रागनी की आंखों में एक अलग सा चमकता हुआ मल्हार के लिए नफरत की जगह वह आंखें प्यार बरसा रही थी। मल्हार तो रागनी में इतना खोया हुआ था कि वह इस रागनी के चेहरे को नोटिस कर रहा था, उसके एक्सप्रेशंस को नहीं। उसे तो इतना भी एहसास नहीं हो रहा था कि जो रागनी उस पर हमेशा बरसती रहती थी वह आज उसके पास इतनी प्यार से खड़ी थी। मल्हार को एहसास भी नहीं हुआ कब वो रागनी से बेहद करीब आ गया था और उसके चेहरे पर झुक गया। मल्हार ने रागनी के होठों को अपने होठों के हल्के से छुआ। आज उन दोनों की पहली किस थी। रागनी तो किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उस पर अपने भाई की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ मल्हार को तो रागनी के अलावा कभी कोई और लड़की चाहिए ही नहीं थी और ना ही उसका दिल कभी किसी और लड़की के करीब जाने को हुआ। रागनी मल्हार को महसूस करके एकदम से कांप उठी थी। अचानक से रागनी के कांपने से मल्हार को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था, इसलिए वह जल्दी से रागनी से 2 कदम पीछे हट गया। आई एम सॉरी रागनी, प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया है, मल्हार ने थोड़ा घबराते हुए बोला। मल्हार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसे लगा कि शायद रागनी उस पर गुस्सा करेगी और काफ़ी हद तक हो सकता था वह इस घर से ही चले जाए, क्योंकि मैं हर रागनी को अच्छे से जानता था और उसके गुस्से को भी। रागनी ने मल्हार को पहले वार्निंग दे रखी थी कि मल्हार ने अगर उसे जरा भी छूने की कोशिश की तो वह उसी वक्त इस घर से चली जाएगी। लेकिन रागनी के अगले शब्द ने तो मल्हार को हैरान कर दिया। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम जानबूझकर करो, रागनी ने मल्हार की तरफ देखते हुए बोली। रागनी की बात सुनकर तो मल्हार अपनी जगह पर जम सा गया। मल्हार को तो अब डर लगने लगा था कि रागनी की तबीयत तो ठीक थी, वरना वो तो ऐसे कभी नहीं कर सकती थी। मल्हार ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो, डॉक्टर के पास जाना है। रागनी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर मल्हार की कमर पर अपनी बाहें लपेट ली।
अब तो मल्हार को यकीन हो गया था कि सच में ही कुछ गड़बड़ थी। मल्हार ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, रागनी तुमने कुछ गलत खाया या पिया तो नहीं है ना? रागनी ने वही मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ना में गर्दन हिला दी। मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया और ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। रागनी ने मल्हार की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। लेकिन मल्हार कहाँ मानने वाला था, क्योंकि रागनी का बिल्कुल ही बर्ताव बदल चुका था, वो भी ऐसे एकदम से। मल्हार को रागनी की चिंता होने लगी थी। उसने रागनी के माथे और गाल को हल्के हल्के से छुआ। टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन बातें तो बिल्कुल नहीं। रागनी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुम कभी मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो बोलो, क्या हो गया है अचानक से? क्या कोई बात है या तुम्हें कुछ चाहिए तो भी बोलो। बस मुझे ऐसे डराओ मत। मल्हार ने रोंदो सा मुंह बनाते हुए बोला। रागनी ने छोटे बच्चों जैसा मुंह बना के कहा, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ और तुम्हें मैं डरावने लग रही हूँ। यह तो बहुत गलत बात है यार। मेरी तारीफ करने की जगह तुम मुझे डरावनी बोल रहे हो। मल्हार ने रागनी की बात सुनकर जल्दी से ना में गर्दन हिला दी और अपनी बात को सही करते हुए बोला, मैं तुम्हें डरावनी नहीं बोल रहा हूँ। तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो बस। मल्हार इतना कहकर चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। इतने में रागनी बोल पड़ी, अच्छा मुझे एक चीज़ चाहिए, दोगे? रागनी ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। मल्हार ने रागनी की तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। उसे कहीं ना कहीं रागनी के बदले बर्ताव को देखकर डर लग रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि रागनी को कुछ चाहिए था, इसलिए वह यह सब कर रही थी। हालांकि उसके दिल को यह बात पिंच हो हुई थी कि काश रागनी सच में उससे प्यार करती, लेकिन वह तो शायद अपनी किसी बात के चलते इतने प्यार से पेश आई। बोलो ना, तुम तो भी कहोगी मैं तुम्हें वो ही ला दूंगा, चाहे वह इस दुनिया की किसी भी कोने में हो, और साथ में तुम्हें दोबारा से यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस कह देना क्या चाहिए। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे हमारी लड़ाई ही क्यों ना हो रखी हो, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। मल्हार ने रागनी की तरफ देखते हुए बोला। वही रागनी मल्हार की बात सुनकर कुछ देर उसी को देखती रही। रागनी ने फिर कुछ देर की चुप्पी तोड़ने के बाद कहा, मुझे तुम चाहिए मल्हार, वो भी 3 महीने के लिए नहीं, इस पूरी जिंदगी के लिए। रागनी अपनी बात पूरी करके मल्हार के सीने से लग गई। वही मल्हार तो रागनी की बात सुनकर जम सा गया। रागनी मल्हार के सीने से लगकर उसकी धड़कनें सुन रही थी। पिछले 10 सालों से जो मैंने बेवकूफ़ी की तुम्हें गलत समझकर, अब मैं वह सब कुछ सुधारूंगी मल्हार। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी, जो तुम डिजर्व करते हो, और विश भी। रागनी ने मन ही मन सोचा। रागनी फिर आंख बंद किए हुए अपने और रुद्रांश के बीच हुई बात को याद करने लगी। फ्लैशबैक। रागनी राघव को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी और वही उसकी मुलाकात रुद्रांश से हो गई थी। अपने किसी दोस्त को मिलने आया था। वैसे इस बार आप उसकी इतनी बुराई नहीं कर रही हैं। लगता है मल्हार भाई के प्यार में आपका दिल जीत लिया। रुद्रांश ने रागनी की तरफ देखते हुए बोला। अरे क्या यार, कुछ भी बोलते हो तुम। उस जैसा इंसान मुझसे प्यार क्यों करेगा? हाँ, बचपन में काफ़ी ज़्यादा बदला गया है वो, बस इसलिए मैंने भी पुरानी बातें भुला दी है। हमारी शादी तो बस 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी फैमिली के आगे बस मुझे अच्छी बीवी बनना है यार, जैसे को कुछ भी नहीं। रागनी ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उसकी बात काट दी। लगता है उस बेवकूफ़ ने अभी तक आपको नहीं बताया है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। आज से नहीं, इस वक्त से करता है, जब हम स्कूल में थे। रुद्रांश ने रागनी की तरफ देखते हुए बोला। वही रुद्रांश की बात सुनकर और रागनी कंफ्यूज सी हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्रांश सच बोल रहा है। उसे लगा शायद अपनी आदत से मजबूर वो अभी भी मजाक ही कर रहा होगा। देखो रुद्र, तुम मजाक कर रहे हो तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रागनी ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उसकी बात काट दी।
आपको मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। भाभी को बेवकूफ़ आपके लिए पागल है, और जिस परिवार के सामने 3 महीने का नाटक करने के लिए बोल रहा है, असल में वैसा कोई परिवार है ही नहीं। मल्हार की फैमिली में बस हम लोग हैं, बाकी इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं है, रुद्रांश ने रागनी से कहा। वही रागनी तो यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रांश की बातें सच्ची थी। भाभी, स्कूल में वह अपनी फीलिंग्स आपको जता नहीं पाता था, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता था। आप तो जानते हैं, हम सभी उस वक्त बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी, और बेवकूफ़ ने आपका जान पाने के लिए वह सब बेवकूफ़ियाँ की थी। उसे अपनी प्यार जताना ही नहीं आया। आप तो परेशान होते थे ना जब वह आपका पीछा करता था। आपको लगता था कि वह आपको सता रहा है, लेकिन असल में वह आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। आपको याद होगा, जिस दिन से उसने आपका पीछा करना शुरू किया था, उसने 2 दिन पहले सी सेक्शन के लड़कों ने आपको परेशान किया था। उसे आपसे लड़ना अच्छा लगता था, इसलिए वह सब उल्टी सीधी बातें करता था। अभी की नहीं करोगे? उसे इंसान के फ़ोन में आज भी सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ भरी हुई है। उस लड़के ने आज तक आपके अलावा किसी और लड़की को देखा तक नहीं, यहाँ तक कि अपने सीने पर आपका नाम लिखवा कर बैठा हुआ है कि आपके एमो आवाज़ की ज़िंदगी में कभी कोई आएगा ही नहीं। आपके अचानक से गायब हो जाने से तो उसने आपको बहुत ढूंढा था। साथ में इंडिया डॉक्यूमेंट को जलाने की आप बात करते हो, वह डॉक्यूमेंट उसने नहीं जलाए थे, बल्कि वह मुझसे गलती से जल गए थे। रुद्रांशी ने गिल्टी फील करते हुए कहा। वही रागनी तो ट्रांस की बातें सुनकर अपनी जगह से जम सी गई थी। रागनी अगर मल्हार से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी तो इसकी वजह थी कि उसने रागनी के एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे, जो कि उसे आज पता चला कि सच नहीं था। असल में रुद्रांश से रागनी की फाइल्स गलती से आग में गिर गई थी। उस वक्त हालत को जैसे बन गए कि रागनी कलाकार की शायद मल्हार ने जानबूझकर उसकी फाइल जला दी, जिससे वह जिंदगी में कभी कुछ कर ही न पाए। और यही वजह थी कि रागनी टॉपर होकर भी इधर उधर की टोकरे खा रही थी। रागनी के दिल में मल्हार के लिए नाराजगी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज मल्हार के बारे में जानकर रागनी के अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं प्यार जाग गया था। मैंने जो किया उसके लिए तुम्हें बस माफ़ी मांग सकता हूँ। मेरी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रही। भाभी, अगर हो सके तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। हम सब होते हुए भी आपके साथ नहीं है। वह बहुत अकेला है, उसे आपकी ज़रूरत है। रुद्रांश जी रागनी की तरफ देखते हुए कहा। रागनी रुद्रांश की बात सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में नए से ऐसा जग रहे थे। रागनी जब घर लौटी तो उसने शाम को मल्हार को बालकनी में खड़ा हुआ देखा था। मल्हार शायद कुछ देर पहले भी सोफा लेकर बाहर आया था, इसलिए उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, और मल्हार किसी पर बड़ा बड़ा रागनी लिखा हुआ पढ़कर रागनी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। फ्लैशबैक एंड। रागनी कल की बात याद कर कुछ इमोशनल हो गई थी। मल्हार तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रागनी, तुम सच बोल रही हो? मेरा मतलब, तुम सच में हमारे रिश्तों को मौका देना चाहती हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगी? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है अभी भी। मल्हार ने थोड़ा सा हैरान होते हुए रागनी को खुद से थोड़ा अलग करके पूछा। रागनी को मल्हार के चेहरे पर ही हैरानी और खुशी दोनों दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सही। रागनी इतना तो समझ गई थी कि वह उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती थी, जैसे मल्हार को उसके अलावा इस ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं था। तुम्हें पता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान से मैं इतने सालों तक बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, अचानक से उससे मुझे प्यार कैसे हो गया। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और हमेशा रहना है, क्योंकि
प्यार जो करती हो मैं तुमसे। रागिनी ने मल्हार की शर्ट को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मल्हार की आंखें तो बल्कि हल्की नम होने लगी थी। वह बस एक मूर्ति बनकर रागिनी के चेहरे की तरफ देखते जा रहा था। अचानक से ही उसकी दुनिया पलट गई थी, जो उसे भी आसानी से कैसे यकीन हो पाता। तो तुम सच बोल रही हो? मल्हार रागिनी की आंखों में देखते हुए पूछा। रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रागिनी मल्हार का एक हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ पास में ही डाइनिंग टेबल के पास ले गई। रागिनी मैं अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पे रखी और थोड़ा सा उछल कर टेबल पर बैठ गई। मल्हार बस उसे देख रहा था। मल्हार की शक्ल से तो ऐसा लग रहा था जैसे वह हिप्नोटाइज हो चुका था। उसे बाकी दुनिया की तो सद्बुद्ध ही नहीं रही। रागिनी ने मल्हार की गर्दन से अपनी बाहें डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। मल्हार की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और वह टुकुर टुकुर रागिनी को देख रहा था। रागिनी ने बड़े प्यार से मल्हार के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और अपने होंठ उसके होंठों से छुआकर फिर पीछे हो गई। जब यकीन हुए, रागिनी ने मल्हार की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से पूछा। मल्हार के इमोशनल तो जैसे एकदम से फूट पड़े थे। उसने एकदम से रागिनी की को अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपना लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी हर दुआ में तुम्हें मांगा है और आज मानो भगवान ने मुझे मेरी हर एक दुआ का फल दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रागिनी। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूँगा। बस हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू। आई रियली लव यू सो मच। मल्हार ने रागिनी पर अपने सहन करते हुए आंसू बहाकर बोला। मल्हार के आंसू आज खुशी के थे। उसने जो चाहा था उसे आखिरकार मिल ही गया। उसकी रागिनी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त गौरी के साथ सजावट मेंशन वापस लौट रहा था। गौरी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसने ब्रेकफास्ट अपनी माँ के हाथ से किया था और अपने पापा के साथ बैठकर उनके हाथों से खाना खाया था। गौरी कुछ ऐसे उसकी सारी खुशियाँ मिल गई थी। मुझे माँ बाप के प्यार के लिए वह पूरी ज़िंदगी तरसती रही। वह प्यार उसे अब जाके मिला था। वह इस पल में खुद को बहुत खुश नसीब मान रही थी। वैसे तो माता पिता पति ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन यहाँ गौरी के पति ने उसे माँ बाप ढूंढ कर दिए थे। म्याऊ म्याऊ बिल्लू, अब अपने माँ बाप के ख्याल से निकल कर अपने पति पे भी थोड़ा ध्यान दे दो, सिद्धार्थ ने कार चलाते हुए बोला। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गर्दन घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा जो ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वाइट कलर की शर्ट और ऊपर से ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखा था और नीचे उसने ब्लैक पैंट्स पहनी थी। गौरी कुछ देर तक सिद्धार्थ को बस देखती रही। म्याऊ बिल्ली, कहीं तुम्हारे इरादे मुझे खाने के तो नहीं हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सर रख लिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने जो मेरे लिए किया है वह शायद ही इस दुनिया में किसी ने किसी के लिए किया होगा। आपने हमेशा मेरी खुशी को सबसे ऊपर रखा। जैसे आपने कहा था, आपने दुनिया भर की खुशियाँ मेरे कदमों में लाकर रख दी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आप मेरे पति हो, गौरी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक इस वक्त मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि गौरी खुशी है और ये बात सिद्धार्थ को खुशी दे रही थी। ये सच ही था तो कि सिद्धार्थ सब कुछ गौरी को खुश करने के लिए करता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए करता था।
तुम्हें खुश देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी म्याऊ बिल्ली। सिद्धार्थ सिंह राजावत की जिंदगी उसकी गौरी के नाम है। तुम जिस चीज से भी मुस्कुराओ कि मैं वह हर चीज करूँगा। सिद्धार्थ ने गौरी को के सर पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहा। गौरी सिद्धार्थ की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अगले ही पल उसने एकदम से सिद्धार्थ को गाड़ी रोकने के लिए कहा। रुकिए रुकिए सिद्धार्थ, गाड़ी रोको ना, गौरी ने छोटे बच्चों जैसे उछलते हुए कहा। सिद्धार्थ ने भी जल्दी से ब्रेक दबा दी और हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा, जो बच्चों जैसा मुंह बना के उसे देख रही थी। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे वहाँ जाना है, गौरी ने एक तरफ इशारा करके सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ इस तरफ देखा तो वह एक एम्यूजमेंट पार्क था। सिद्धार्थ अपना माथा पीट लिया और हल्का हंसते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद गौरी और सिद्धार्थ वहाँ एम्यूजमेंट पार्क के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। गौरी चारों तरफ देखकर किसी बच्चों की तरह खिलखिला रही थी और वही सिद्धार्थ गौरी को देखकर खुश हो रहा था। उसके लिए गौरी का यौन खेल खिलाना बहुत मायने रखता था। देखो ना शर्म कि यहाँ पर सब कुछ कितना खूबसूरत है, गौरी चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर कहा। तभी अचानक से वहाँ बारिश होने लगी और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सितंबर के महीने में वहाँ कभी भी बारिश आ जाती थी और थोड़ी देर बाद धूप भी। बारिश को देखकर गौरी भी सिद्धार्थ से बोली। मैं उसे एक तरफ खींचती हुई ले गई। दोनों एक बड़े और घने पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए, जहाँ बारिश नहीं गिर रही थी। अरे यार, अचानक से अब यहाँ पर सड़ी बारिश कहाँ से आ गई? मुझे तो अभी झूला झूलने थे। सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी बाहों में खींचते हुए उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वह बड़े प्यार से गौरी की कमर को सहलाने लगा। कोई नहीं मेरी म्याऊ बिल्ली, थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, फिर तुम जितना चाहे उतने झूले झूल लेना। साथ ही मैं तुम्हें आइसक्रीम और कॉटन कैंडी भी खिलाऊंगा, ठीक है? सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से गौरी का पीठ को सहलाते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से अपना सर उठाकर सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सिद्धार्थ गौरी ने कुछ देर सिद्धार्थ को निहारने के बाद बोली। सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। कैन यू किस यू? गौरी सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए बोली। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्के से अपनी गर्दन झुका दी। अगले ही पल गौरी ने अपना एक हाथ सिद्धार्थ की कॉलर पर कस लिया और हल्का सा ऊपर उठकर सिद्धार्थ के होठों को चूमने लगी। गौरी बड़े प्यार से कभी सिद्धार्थ के अपर लिप्स को शक कर रही थी तो कभी लोअर लिप को। वो तो जैसे अपनी इस किस में सिद्धार्थ को थैंक यू बोलना चाहती थी। दूसरी तरफ इस वक्त रुद्रांशी बेहोश सोफे पर लेटी हुई थी। ठीक तरह से कहा जाए तो वह सोफे पर बैठे हुए आधा लेटी हुई बेहोश पड़ी थी। इस वक्त रुद्रांशी एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। कुछ ही दूरी पर एक शादी का मंडप भी सजाया गया था, जिससे 7 फेरे चल रहा था कि किसी ने वहां पर अपनी और रुद्रांशी की शादी की तैयारी कर रखी थी। लेकिन कौन करना चाहता था इस तरह धोखे से रुद्रांशी से शादी? रुद्रांशी को भी अब होश आने लगा था। उसने जब धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके सामने सौरभ का चेहरा था। सौरभ की शक्ल देखकर ही रुद्रांशी का पारा हाई हो गया। तुम काकरोच की शक्ल दोबारा से मेरे सामने आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा कोई गलती मत करना। क्या करूं तुम्हारा फोटोज वायरल? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे किडनैप कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? रुद्रांशी बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तभी अचानक से सौरभ उसके सामने आकर झुक गया और उसने अपने होंठ पर उंगली रखते हुए रुद्रांशी को चुप होने का इशारा किया। बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारे हाथ पाँव के साथ
मुझे तुम्हारे मुंह भी बंद कर देना चाहिए था। तुम्हारी ये भड़क भड़क सुनने का वक्त नहीं है इस वक्त। हम दोनों की शादी है, इसलिए गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ और आराम से शादी एंजॉय करो। सौरभ ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए बोली। सौरभ की बातें सुनकर रुद्रांशी की आंखें छोटी हो गई और मुंह हल्का सा खुल गया। वॉट रुबीस, मैं तुम जैसे बंदर की शक्ल के साथ शादी क्यों करूंगी? मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने दो सौरभ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सच कह रही हूँ, बहुत पछताओगे तुम। रुद्रांशी ने सोफे पर बैठने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्रांशी बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे सोफे पर बैठ गई। उसे हिलने डुलने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो ठीक से हलचल नहीं कर पा रही थी। रुद्रांशी किसी तरह से कसमस कसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखकर तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। गुस्से में तो तुम और भी ज़्यादा हसीन लगती हो। तुम्हें मेरे साथ नाटक किया था, लेकिन मैं तो तुम्हें सच में पसंद करने लगा था। चलो छोड़ो पुरानी बातें। तुमने जो किया मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सौरभ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। सौरभ की बात सुनकर रुद्रांशी ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुमसे शादी तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। शक्ल देखी है अपनी आईने में? मुर्गी लगते हो पूरे। मैंने कहा मुझे मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई तुम्हें जान से मार डालेंगे। जानते नहीं हो क्या मैं किसकी बहन हूँ? मेरे रुद्र भाई को पता चल गया ना, वो तो तुम्हें टुकड़ों में काट डालेगा, समझे? अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी मुझे जाने दो यहाँ से। रुद्रांशी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। रुद्रांशी की बात सुनकर सौरभ जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उस पर तो रुद्रांशी की धमकी का कोई असर ही नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे भाइयों से डरने वाला नहीं हूँ। पैसा और पावर सौरभ जिद्दल के पास भी बहुत है। जिस बिल्डिंग में तुम हो वो मेरी प्राइवेट बिल्डिंग है, जिसमें 5 फ्लोर और 500 आदमी मौजूद हैं। पहले तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो, और अगर किसी को पता भी चल गया तब तक तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे साथ आज ही इंडिया से निकल जाऊँगा। अपने प्यारे परिवार को तो तुम भूल जाओ, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। अब एक अच्छी बीवी की तरह मुझसे शादी करो, फिर हम अपनी सुहागरात करेंगे। सौरभ ने रुद्रांशी से कहा। रुद्रांशी का दिमाग तो अब और ज़्यादा खराब होने लगा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो। मुझसे दूर रहना, समझे? मुझे छूना मत। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। रुद्रांशी ने सौरभ की तरफ देखकर बोली। सौरभ का दिमाग भी रुद्रांशी की बात सुनकर खराब हो गया और उसने रुद्रांशी को खींचकर एक थप्पड़ मारा, जिससे रुद्रांशी फिर से सोफे पर गिर गई। मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा जुबान चल रही है तेरी। 15 मिनट बाद हमारी शादी है। अपने आप को मना लो, नहीं तो ज़बरदस्ती ही शादी होगी, लेकिन शादी आज ही इसी मंडप में होगी। सौरभ ने रुद्रांशी के बालों को खींचकर बोला। रुद्रांशी को काफ़ी दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी बात पूरी करने के बाद सौरभ रुद्रांशी के बाल छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वही रुद्रांशी अब आंसू बहाने लगी थी। रोहित। रुद्रांशी ने आंसू बहाते हुए धीरे से अपने दिल में जिसका नाम आ रहा था वो लिया। दूसरी तरफ गौरी अभी भी सिद्धार्थ को बड़ी प्यार से किस कर रही थी। सिद्धार्थ ने भी अपनी बाहें गौरी की कमर में लपेट रखी थी और उसे महसूस कर रहा था। गौरी ने अपना पूरा प्यार उस किस में डाल दिया था। गौरी तो सिद्धार्थ को छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन सिद्धार्थ गौरी से हल्का सा अलग हो गया। वो जानता था गौरी सांस लेने में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इमोशनल में उससे अलग भी नहीं हो रही थी। तुमने तो सच में मुझे खाने का प्लान बनाया है माँ, म्याऊ बिल्ली। सिद्धार्थ ने गौरी की नाक में अपनी नाक टच करते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
सिद्धार्थ के साथ गौरी की जिंदगी सुकून और प्यार से भर गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था अपने उस नाम के आहूजा परिवार के बाद उस सिद्धार्थ जैसे इंसान से मिलेगी जो उसे जिंदगी में हर वो खुशी देगा जो वो डिजर्व करती थी। उसका जो हर पल अक्सर आंसुओं से डूबा रहता था, अब प्यार और सुकून के लम्हों में झुकने लगा था। उसका दिल जिस पर हजारों जख्म थे, सिद्धार्थ के प्यार ने उन जख्मों पे मलहम लगा दिया था। गौरी ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और वही सिद्धार्थ भी जानता था कि गौरी की ये हंसी नॉर्मल नहीं बल्कि शरारती वाली थी। गौरी की आंखें पढ़ना तो सिद्धार्थ अच्छे से जानता था। उसने उनकी छोटी करते हुए गौरी को देखा। म्याऊ बिल्ली, अगर तुमने मुझ पर पानी डाला ना, तो सिद्धार्थ ने अभी इतना ही कहा था कि गौरी ने अपनी हाथों की हथेली में भरा हुआ पानी सिद्धार्थ के चेहरे पर छींट दिया। गौरी बच्चों के जैसे खिलखिलाने लग गई थी। उनकी शरारत देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई और उसने अगले ही पल गौरी को अपनी बाहों में जकड़े हुए थोड़ा ऊपर उठा लिया। अब देखो कैसे मैं इस म्याऊ बिल्ली को भीगी बिल्ली बनाता हूँ, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा और उसे अपने साथ बारिश में ले गया। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए। वही गौरी ने अपनी बाहें फैला ली जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश को वेलकम कर रही थी। उसका चेहरा ऊपर आसमान की तरफ था और उस पर बारिश की बूंदें बरस रही थी। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से गौरी के चीन पर किस किया, जिस पर गौरी ने अपनी आंखें खोलकर सिद्धार्थ की तरफ देखा जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, अच्छी लगती हो, सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी की तरफ देखकर कहा। गौरी वही मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए कुछ देर सिद्धार्थ की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद गौरी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, आप जानते हो सिद्धार्थ, पहले मुझे ये बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि आहूजा मेंशन में जब भी बारिश होती थी मुझे पूरा आंगन साफ करना पड़ता था। बहुत मेहनत लगती थी, कभी कभी तो आधा दिन वो कीचड़ साफ करने में ही लग जाता था, इसलिए मुझे बारिश से नफरत हो गई थी। लेकिन आज आपके साथ ऐसा लग रहा है बारिश बहुत खूबसूरत होती है। मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल का हर मौसम में खुशियों से भर दूंगा, ये वादा जरूर करता हूँ स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी के हाथ को अपने हाथ पे लेते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी का दिल खुशी से भर गया था। गौरी इस वक्त सिद्धार्थ की बाहों में थी। सिद्धार्थ की बातें और करीब गौरी के दिल को बेकाबू सा कर रहा था। पहले तो मुझे पता था कि बारिश को प्यार का मौसम क्यों कहते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बारिश में दिल बेकाबू सा हो जाता है। गौरी ने सिद्धार्थ को की आंखों में देखते हुए बोली। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी की कमर से उसे खींचकर बिल्कुल खुद से चिपका ही लिया। अच्छा जी, तो चलो तुम्हारे इस बेकाबू दिल को थोड़ा काबू में लाते हैं, सिद्धार्थ ने गौरी की नाक पर किस करते हुए कहा। गौरी को तो समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल जब सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो कहीं ना कहीं वो उसकी बातों से थोड़ा सा मतलब समझ गई थी। सिद्धार्थ गौरी को वापस कार में ले आया। उनकी कार पहले से ही बाकी जगह से अलग पेड़ों के पीछे खड़ी थी। गौरी का दिल तो काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा था क्योंकि वो समझ गई थी अब वहाँ क्या होने वाला था। उसने सिद्धार्थ से कुछ कहा नहीं क्योंकि वो ये भी जानती थी कि कुछ बोलने का कोई फ़ायदा तो होने ही वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए कार की बैक सीट पर एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास कर रहे थे। आज के एहसास कुछ अलग, कुछ खास थे। सिद्धार्थ की हर एक किस गौरी के बर्फ से ठंडे बदन को तपीस सी दे रही थी। सिद्धार्थ के हाथ गौरी को सहला रहे थे और इस वक्त वो शांत धानी की ऊपर बॉडी को प्यार से महसूस करवाते हुए उसमें समाया हुआ था। गौरी से तो आज ये एहसास संभाले नहीं जा रहे थे। बारिश के शोर में दोनों की आहें कहीं छुप सी गई थी। दूसरी तरफ शिवम इस वक्त रुद्र के साथ उसके
केबिन में बैठा हुआ था। अगर ये बात सच है तो हमें सिद्धार्थ भैया को बता देना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर कोई उनका पीछा क्यों नहीं कर रहा। शिवम भैया पता करो कि वो इंसान कौन है। मैं किसी को अपने भाई की परछाई तक छूने नहीं दूंगा। रुद्र ने शिवम से कहा। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो रुद्र, वो मेरे हाथ लग गया तो मैं तुम तक बात पहुंचाने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं खुद ही उसी कामीने को सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सर के दुश्मन तो बहुत है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस शहर में जो लोग हैं उनमें से किसी ने तो यह काम नहीं किया होगा, क्योंकि किसी में भी सर पर वार करने की हिम्मत तो नहीं है। यह कोई बाहर वाला है। रुद्र और शिवम दोनों ही इस बात पर थोड़ा सा परेशान नजर आते हुए बोले, चाहे जो भी हो, किसी ने किसी भी सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। यह पहली बार हुआ था कि कोई सिद्धार्थ का पीछा कर रहा था। कुछ भी हो भैया, हमें जल्द से जल्द उस दुश्मन का पता लगाना होगा। रुद्रांश ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला और श्वेता शिवानी के साथ अंदर आई। किसका पता लगाने की बात कर रहे हो तुम भाई? अब क्या हो गया? शिवानी ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा। हाँ रुद्र, सब ठीक तो है, क्या पता चल करना है? श्वेता ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए पूछी। श्वेता तो सीधा रुद्र के पास चली गई और वही शिवानी शिवम के पास चली गई। शिवम को देखते ही शिवानी के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। जब से दोनों के बीच सब ठीक हुआ था, शिवम अक्सर ऑफिस आया करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों में वो सिद्धार्थ का पीछा करने वाला आदमी के चक्कर में बिजी था और आज लगभग 5 दिनों बाद ऑफिस आया था। शिवानी को देखकर शिवम भी अपनी जगह पे खड़ा हो गया। शिवानी जल्दी से जाकर शिवम के सीने से लग गई थी। कहाँ थे तुम इतने दिन से? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? शिवानी ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला। हाँ भैया, आपकी याद में तो इसने काफी हद से ज्यादा नशा किया है, रुद्रांश ने पीछे से कहा, जो इस वक्त श्वेता को अपनी गोद में पकड़े बैठा था। श्वेता बार बार उसे खुद को छुड़ाने को बोल रही थी, क्योंकि शिवम और शिवानी भी वहाँ थे, लेकिन रुद्र तो ठहरा ढीठ आदमी, वह कहाँ श्वेता को छोड़ने वाला था। सॉरी, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया मेरी कॉटम कैंडे। शिवम ने शिवानी पर अपनी बाहें कसते हुए कहा। शिवम की बात सुनकर रुद्र को हंसी आ गई और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। ये एंग्री शिवाय भैया कभी कभी रोमांटिक बातें भी कर लेते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी किसी से इतने प्यार से बात कर सकते हैं। मुझे तो लगा था कि इन्हें बस आदमियों को पीटना और हर किसी की हड्डियां तोड़ना ही आता है। रुद्र ने हंसते हुए कहा। शिवानी ने शिवम से अलग होकर अपनी कमर पे हाथ रख रुद्र की तरफ देखा। सोचा तो मैं भी नहीं थी तुझ जैसा लड़कीबाज आदमी एक लड़की के प्यार में फंसेगा। ज़्यादा बोल मत किया कर तू, और खासकर मेरे शिवम को कभी मत छेड़ना, वरना तुझे बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। शिवानी ने आंखें छोटी करके रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा और फिर शिवम का हाथ पकड़े उसे वहां से ले गई। उन दोनों की कमरे से बाहर जाते ही रुद्रांश ने फिर श्वेता की तरफ देखा, जो उसे घूर कर देख रही थी। अरे क्या हो गया? डोंट टेल मी, तुम्हें उस पागल चुईया की बात सच लगी? देखो मेरी माँ, मैंने तुम्हारे अलावा आज तक कभी किसी लड़की को छुआ नहीं है, रुद्रांश ने श्वेता को समझाते हुए कहा। तो गाइस, इस स्टोरी के आगे क्या होगा प्लीज़ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को साथ ही साथ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हमारे चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।